हेलो एवरीवन। हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर में देखा था कि मेलोनिक एस्टर का उपयोग करते हुए हम साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अन्य प्रकार के ऑर्गेनिक सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर के इनोलेट से किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम देखेंगे साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल में साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड का सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर से किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी रिएक्शन की धारा हमें बताना है। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल या साइक्लोब्यूटेनोइक अम्ल हमें यहाँ पे बनाना है। इसको हम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है ये प्रोडक्ट COOH। दिस इज अ साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड या फिर साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी सिंथेसिस हमें करनी है मेलोनिक एस्टर से। पहले हम बनाएंगे इनोलेट के बाद हम बनाएंगे इसका एल्काइलेशन के बाद हम जलपेटन विक कार्बोक्सिलीकरण से बनाएंगे साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। तो हम इसकी सिंथेसिस किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी चर्चा हम देखते हैं। ये है आपका मेलोनिक एस्टर C2H5। जैसे कि हमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा डाई हैलाइड कंपाउंड लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएगी किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाई जाएगी, NaOC2H5 के साथ करवाई जाएगी। तो ये जो NaOC2H5 में से C2H5O- एथॉक्साइड आयन यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन डलेगा H+ के रूप में और हमें यहाँ पे प्राप्त होगा कार्बो एनायन जिसे हम कहते हैं इनोलेट। ये हमें इनोलेट यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो इनोलेट है इस इनोलेट आयन की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन के साथ करवाएंगे। मतलब 3 कार्बन का डाई हैलाइड लेना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक कार्बन जो साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें जो प्राप्त होता है उसमें जितने कार्बन का साइक्लिक प्रोडक्ट चाहिए उससे कम कार्बन का हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा डाई हैलाइड कंपाउंड लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 4 कार्बन का साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो उससे कम कार्बन का डाई हैलाइड कितना हो गया, 3 कार्बन वाला हमें डाई हैलाइड कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ करवाएंगे Br CH2 Br 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी इस इनोलेट के साथ। तो इनोलेट में पहले इस SN2 रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और Br है वह Br- के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा इस प्रकार से CH फिर एक और C2H5। इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा CH2 एंड CH2Br। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे SN2 रिएक्शन के माध्यम से प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, वापस बेस की रिएक्शन करवानी पड़ेगी OC2H5- एथॉक्साइड। तो ये क्या करेगा, दूसरा जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको भी अम्लीय प्रकृति होने की वजह से इस हाइड्रोजन को भी H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। पुनः हमें यहाँ पे इनोलेट प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, C-C2H5 एंड C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन यहाँ पे आपकी होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल का कार्बन एनायन C- उपस्थित है और उसी अणु में उपस्थित इस CH-CBr बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो ये कार्बन आयन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा
और Br है वह Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पे साइक्लाइजेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 कार्बन का साइक्लाइजेशन यहाँ पे आपका हो रहा है। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस प्रकार से मिला COO C2H5 एंड COO C2H5। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हुई तो साइक्लाइजेशन हो गया 1 2 3 4 कार्बन का, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे SN2 इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन के द्वारा साइक्लाइजेशन हुआ तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हुआ। एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल अपघटन करेंगे H+ की उपस्थिति में और जैसा कि हम जानते हैं H+ की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो ये जो आपका एस्टर कंपाउंड है, जो एस्टर समूह है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा तो हमें यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होता COOH एंड COOH। ठीक है, एंड तो आप यहाँ पर लिखें COOH एंड COOH। तो दोनों एस्टर समूह आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहे हैं। अब इसको करेंगे हीट करते ही यहाँ पे एक COOH में से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल या साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेलोनिक एस्टर का उपयोग करते हुए हम साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल में बना रहे हैं हम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले मेलोनिक एस्टर का से इनोलेट बना, इनोलेट की रिएक्शन होगी डाइब्रोमाइड के साथ 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन आपने लिया, फिर एल्काइलेशन हुआ इनोलेट आयन का, फिर वापिस हम बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो दूसरा जो अल्फा हाइड्रोजन है वह भी आपका H+ बाहर निकलता है, इनोलेट आयन प्राप्त होता है और इनोलेट आयन में इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होती है और हमें साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन एवं डीकार्बोक्सिलेशन करके हमें यहाँ पे एंड प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे ओवरऑल इस रिएक्शन को ध्यान क्या रखना है कि जितने कार्बन का साइक्लोएल्केन बनाना है या चक्रीय उत्पाद बनाना है उससे एक कम कार्बन का हमें यहाँ पे डाइब्रोमाइड कंपाउंड लेना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें हमें लेना है जैसे कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 1,5-डाइब्रोमो पेंटेन यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 5 कार्बन का डाइब्रोमाइड कंपाउंड या डाइहेलाइड कंपाउंड हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन आपकी एज इट इज चलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 5 कार्बन का साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं तो वहाँ पर हमने लिया था 4 कार्बन का डाइहेलाइड कंपाउंड लिया था क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्बन जो है आपका आ रहा है वही कार्बन कहाँ से आ रहा है, मेलोनिक एस्टर से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी मेलोनिक एस्टर के द्वारा साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सभी रिएक्शन में आपके कॉमन क्या है, पहले इनोलेट का बनना, इनोलेट के बाद एल्काइलेशन, एल्काइलेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये चीज आपको यहाँ पे हर रिएक्शन में कॉमन है। तो ये हमने पढ़ी मेलोनिक एस्टर से इनोलेट बनाना, इनोलेट से फिर एल्काइलेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो ये था आपका मेलोनिक एस्टर के द्वारा साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। अब हम देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बात करेंगे हम एडिपिक अम्ल की बात करते हैं। एडिपिक अम्ल का सिंथेसिस किसके द्वारा, मेलोनिक एस्टर के द्वारा। एडिपिक अम्ल क्या होता है, यह जो होता है वो 6 कार्बन का द्विकार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, दिस इज अ एडिपिक एसिड। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एडिपिक अम्ल का संश्लेषण हम मेलोनिक एसिड से कैसे करते हैं उसकी रिएक्शन हमको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मेलोनिक एस्टर के 2 अणु की रिएक्शन कराई जाती है डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है। एथिलीन डाइब्रोमाइड और मेलोनिक एस्टर के
दो अणु की रिएक्शन से हमें यहाँ पे एडिपिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा कि हम देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है आपकी। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड और मेलोनिक एस्टर के दो अणु। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये है आपका मेलोनिक एस्टर, ठीक है, NaOC2H5, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका होगा CH माइनस COOC2H5 एंड COOC2H5। तो ये बना इनोलेट। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि मेलोनिक एस्टर के जो इनोलेट हैं उसके 2 मोल लेने हैं। कितने मोल? 2 मोल हम लेंगे और 1 मोल लेंगे हम एथिलीन डाइब्रोमाइड के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एथिलीन डाइब्रोमाइड का 1 मोल और इनोलेट मेलोनिक एस्टर का जो इनोलेट है उसके 2 मोल लेंगे और रिएक्शन के माध्यम से हम बनाएंगे एडिपिक एसिड, ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे CH माइनस COOC2H5 प्लस Br CH2 Br, ये है आपका एथिलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। और वापस हम लेंगे इनोलेट आयन, मतलब कुल मिला के इनोलेट आयन के 2 अणु यहाँ पे हमको लेने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और Br बाहर निकल जाएगा और ये जो है Cl नेगेटिव ग्रुप अटैक करेगा इधर और ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। तो 2 मोल इनोलेट आयन और 1 मोल आपका एथिलीन डाइब्रोमाइड तो लोगे तो आपका ओवरऑल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH COOC2H5 एंड COOC2H5। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से CH2 यहाँ पे जुड़ेगा CH COOC2H5 एंड COOC2H5, ठीक है। तो ये बना आपका प्रोडक्ट। अब इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा अम्ल की उपस्थिति में। तो ये भी चेंज हो जाएगा COOH में, ये चेंज हो जाएगा COOH में, ये भी COOH में, ये भी आपका COOH में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं CH COOH फिर CH2 CH COOH एंड COOH, ठीक है। अब इसको करेंगे अपन हीट करते ही आपका COOH में से एक COOH में से CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा बाहर। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, CO2 बाहर निकल जाएगा, 2 अणु CO2 के बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा एडिपिक अम्ल 6 कार्बन का द्विकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका COOH में से ये आपका निकल जाएगा, CO2 ग्रुप में आपका ये बाहर निकल जाएगा, ये भी आपका CO2 में बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल हमें प्राप्त होगा एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड मेलोनिक एस्टर से आपको बनाना है तो 2 मोल हम लेंगे इनोलेट आयन इसके मेलोनिक एस्टर का और एथिलीन डाइब्रोमाइड का 1 अणु या 1 मोल लेकर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होता है एडिपिक अम्ल, ठीक है। तो ये अपने पढ़ा मेलोनिक एस्टर से एडिपिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है कि मेलोनिक एस्टर से डाइऑल कंपाउंड कैसे बनाया जाए। डाइऑल कौन से कंपाउंड, डाइऑल कंपाउंड का मतलब क्या है, 2 OH समूह का उपस्थित होना। किसी भी अणु में किसी भी यौगिक में 2 OH क्रियात्मक समूह का उपस्थित होता है तो ऐसे यौगिक को हम डाइऑल कंपाउंड
कहते हैं। तो मेलोनिक एस्टर से हम डाइऑल कंपाउंड कैसे बनाते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एस्टर का जल अपघटन करवाया जाता है, सॉरी एस्टर का रिडक्शन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका रिडक्शन करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन H प्लस H2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है एस्टर समूह का, और एस्टर समूह किस में चेंज हो जाता है आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एस्टर का रिडक्शन ऑप्शन हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्कोहल कंपाउंड में इसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि आपका ये है C2R, ये चेंज हो जाएगा आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब एस्टर का रिडक्शन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो जैसा कि आपका मेलोनिक एस्टर आपका एस्टर समूह उपस्थित है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है, जैसे कि CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये आपका मेलोनिक एस्टर है। और मेलोनिक एस्टर का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H प्लस के द्वारा इसका रिडक्शन होता है, तो जो आपका एस्टर समूह है वह एस्टर समूह किस में चेंज हो जाता है? एल्कोहल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली कौन सा मेलोनिक एस्टर लिया जाता है? प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया R, है ना। प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर नॉर्मली लिया जाता है, और प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर का जल अपचयन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCH CH2OH एंड CH2OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो OH समूह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित है, तो ऐसे यौगिक को हम डाइऑल कंपाउंड कहते हैं। ये आपका डाइऑल कंपाउंड है। ऑल शब्द जो है वह अल्कोहल के लिए सफिक्स अनुलग्न के रूप में कार्य करता है, इस वजह से यहाँ पे दो OH हैं, तो इसको अपन कहते हैं डाइऑल कंपाउंड। ठीक है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन के माध्यम से भी हम डाइऑल कंपाउंड बना सकते हैं। और एक रिएक्शन और है जिसमें मेलोनिक एस्टर से प्राप्त इनोलेट जो आयन है उसकी अभिक्रिया अगर हम इपॉक्साइड से करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं CH, जैसे कि प्रतिस्थापी ले लेते हैं आप, प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर भी ले सकते हैं, या आप मेलोनिक एस्टर भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी, यहाँ पे R बराबर H भी हो सकता है, R बराबर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। C2H5 हमने लिया, COO C2H5 लिया, वही बेस की मदद में रिएक्शन होगी O2H5 माइनस तो H प्लस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन का, तो हमें प्राप्त होगा इनोलेट RCH माइनस, और मैंने लिख दिया COO C2H5 ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा इनोलेट। और ये जो इनोलेट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? इपॉक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इपॉक्साइड है वह आसानी से वलय को उसमें रिंग ओपनिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो 3 मेंबर रिंग होती है। 3 मेंबर रिंग होने की वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन यहाँ पे संभव है। ठीक है, ये आपका इपॉक्साइड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, 3 कार्बन का जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और 3 मेंबर का जो ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन युक्त हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं इपॉक्साइड। ये आपका इपॉक्साइड। ठीक है, तो इपॉक्साइड की रिएक्शन होगी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, तो ठीक प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से रिंग ओपनिंग यहाँ पे इस कार्बन पे इसका अटैक होगा, तो यहाँ पे आपकी रिंग ओपनिंग यहाँ पे इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग यहाँ पे हो रही है। ये CH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका टूटेगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से RCH, ये हो गया CH2 माइनस, और इसके साथ पहले से ही आपका COO C2H5, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आपका नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन आपका एक्सप्रेशन बाहर निकल गया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे एब्सेंट है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मिस्टेक हुई।
तो यहाँ पे आर सी माइनस कटेगा तो आर सी C2H5 CH2O माइनस यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में विलयन में उपस्थित H प्लस आयन को ले लेगा, ये आपका ऑक्साइड आयन, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा ये आर सी CH2OH एंड ये हो जाएगा आपका C2H5 का होल 2। तो एक OH समूह आपके यहाँ पे आ चुका है। अब हम करवाएंगे जो आपका एस्टर समूह है उसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। H प्लस की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाएगा, तो दोनों एस्टर समूह आपके चेंज हो जाएंगे, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे COOH का होल 2, ठीक है, COOH का होल 2 यहाँ पे हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया CH2OH, ठीक है। अब हम करवाएंगे इसका हीटिंग इफेक्ट करेंगे, तो एक COOH में से CO2 बाहर निकल जाता है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन COOH CH एंड CH2OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस के बाद इसका हीटिंग इफेक्ट किया, हीटिंग इफेक्ट देखते ही एक CO2 आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में मिल रहा है। और लास्ट में इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करवाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करवाया जाता है, रिडक्शन करवाया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कुल मिला के जो आपका COOH जो होता है वह आपका चेंज हो जाता है CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है RCH CH2OH एंड CH2OH। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें डाईऑल कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। देखा आपने, तो दो OH समूह यहाँ पे आपके उपस्थित हैं, इस वजह से इसको हम कहेंगे डाईऑल कंपाउंड। तो इस प्रकार से आप इनोलेट आयन से या मेलोनिक एस्टर के इनोलेट आयन के बीच या इपोक्साइड आयन से करवा के आप डाईऑल कंपाउंड भी बना सकते। तो ये हमने पढ़ा मेलोनिक एस्टर से इनोलेट बनाकर अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में।